बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेकर आए हैं 9th एंड 10th क्लास का सॉल्व एमसीक्यूज़ आपके लिए। जो भी आपका टेस्ट लिया गया है ये उसका सोल्यूशन है और इस वीडियो में आपको पार्ट 1 मिलेगा और पार्ट 2 उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। बेसिकली हमारा 4th सेशन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और हमने हमारे तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। और इसको मैंने यूट्यूब पर भी इसलिए अपलोड कर दिया ताकि वो तमाम बच्चों का भला हो सके। कोविड-19 की वजह से बच्चे परेशान हैं, सारे अकेडमीज़ ऑफ थी, स्कूल ऑफ था, बहुत परेशानी रही बच्चों को। लेकिन उम्मीद करती हूँ जिसने मेरी इस वीडियो को वॉच कर लिया, इंशाअल्लाह ताला के बेसिक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने से फ़ायदा होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम बच्चों को सपोर्ट मिल सके। बढ़ते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे। फर्स्ट देख लीजिए +-1 +-3 +-5 विद सेट ऑफ। मैंने बच्चों का रॉन्ग कर दिया, बच्चों ने जो है वो ऑड नंबर किया था, लेकिन बेटा मैंने गौर नहीं किया। अब मैं आपको वीडियो बनाते हुए क्लियर कर रही हूँ। ऑड नंबर जो है इज़ द राइट आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, देखें 1 3 5 7 9। अगर यही ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, अगर मैं सोल्यूशन भी बराबर में देती जाऊँगी। अगर मैं आपको इवन नंबर कहती तो इवन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 2 4 6 8 10। और एक और मज़े की बात बताती चलूँ, यहाँ पर ज़ीरो भी इवन नंबर्स में इंक्लूड होता है जबकि ऑड नंबर में इंक्लूड नहीं होता। अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि जो ज़ीरो है क्या ये ऑड नंबर है, तो आप इसको ऑड नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ज़ीरो भी इवन नंबर में इंक्लूड होता है। और अगर प्राइम नंबर पूछता पी, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लगा लें, 2 या तो अपने ही टेबल में आता है 2 में, या वो 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। इतना सारे नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सो ऑन, ठीक है, जो अपने ही टेबल में भी आता हो और उसका फैक्टर 1 में भी है, मतलब 1 से भी हो और 2 में भी अपने ही टेबल में भी आता हो। ऐसे नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने आपसे क्या पूछा था यहाँ पर, और नेचुरल नंबर्स भी मैं बता दूँ। यहाँ पे नेचुरल नंबर का भी ऑप्शन है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे यहाँ पूछती कि होल नंबर क्या है, तो आप कहते हैं मिस होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज़ रिटन एज बी इज़ द राइट आंसर। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ए क्रॉस बी इस तरह नहीं लिखते। अगर वो कहता है बी इंटू ए बी एंड ए, तो आप ये आपका ऑप्शन डी राइट होता है। अभी उसने पूछा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, अगर बी ए पूछता तो ये ऑप्शन डी राइट होता। अगला देख लीजिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। याद रखिएगा बेटा, हमेशा ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। आपने जब बाइनरी रिलेशन पढ़ा होगा तो आप वहाँ आप कर भी देख लें इस चीज़ को कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों ने गलत लिखा है, तो बी और ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है कि नॉट इक्वल सेट है। ठीक है, अच्छा अगला देख लीजिए। आपके पास द सेट ए 1 3 5 7 इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। इसका यही आंसर है। जब भी आपके पास वो इस तरह पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू, जो एलिमेंट्स के अंदर, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स के अंदर जो रिलेशन है वो आपस में मल्टीप्लाई का होता है। 1 3 5 0 1 2 कोई भी एलिमेंट इस तरह दे दे और वो पूछे कि दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन, तो आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन होगा। अगला देख लीजिए। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ, आपके पास एक एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के 16 हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ डैश 4 20 18 एंड 12। हमें बताना है यहाँ पे 16 सेट्स। हमें कैसे पता चलता है, देखिए जैसे मैंने आपको पावर सेट का फार्मूला भी बताया था। जैसे आप पावर सेट का फार्मूला देखें, 2 इज़ द पावर ऑफ n। जब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, अब इसने कहा कि 16 सेट्स बने। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास के ऊपर पावर 2 हो तो हमारे पास कितने सेट्स बनेंगे, 4 बनेंगे। बच्चे क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, 2 इंटू 2, बिल्कुल चलें 4 तो होगा भी, हाँ करेक्ट हो जाएगा। अगर 2 के ऊपर पावर 3 होगी तो बच्चे 6 लिख देते हैं, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 के ऊपर पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 के मतलब 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 4 एंड 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 सेट। अगर 2 के ऊपर पावर 3 होती तो 8 सेट्स होते, और इसी तरह 2 के ऊपर पावर 4 हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। उर्दू मीडियम वाले बच्चे कहते हैं भी साहब हमें नहीं बताती हैं उर्दू में,
बेटा मैथ में इतना तो चलता है ना, इतने कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होते ही हैं कि 2 को जब 4 टाइम अगर 2 की पावर 4 होगी तभी हमारे 16 सेट्स बने होंगे। तभी यहाँ पर ये देखें हमारे पास इसका आंसर क्या आना था, 16 अगर एलिमेंट सेट्स हैं तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। अच्छा नेक्स्ट आपके पास जो 6 वाला है ये आपके पास है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट है और जो है आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इसका आंसर ए था, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते जाएं। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है ए सिमेट्रिक बी। यहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सिमेट्रिक में इसकी दो कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास था ए सिमेट्रिक बी बताना था आपको, तो इसमें ऑप्शन बच्चों ने ए लिखा, जबकि ए भी ठीक है बी भी ठीक है, लेकिन बोथ ए एंड बी ये कंडीशन ठीक है, क्योंकि आपको पता है देखें जब आप ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट कर रहे होते हो ऐसे, तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। अगर आपको फाइंड आउट करने को दे तो आप ए माइनस बी करने के बाद यूनियन बी माइनस ए करेंगे, तब भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेप्ट बी, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी जो है होती है। ठीक है, बीच पहले यूनियन आएगा और फिर इंटरसेप्ट आएगा, बीच में आएगा माइनस, तो इसमें ए एंड बी जो है वो दोनों थे, इसलिए डी ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर था। ठीक है, सिमेट्रिक का आपको पता है ना माइनस करने का, ये भी बेसिकली डिफरेंस ही होता है। यहाँ मैं आपको बताती भी चलूँ ये चीज़, अगर आपको फॉर एग्जांपल वो इस तरह दे दे, ए सिमेट्रिक भी ए का सेट दे रहा है वो आपके पास 1 and 2, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास दे रहा है 3, 4 and 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए माइनस बी करें तो आप ए के सेट लिखोगे 1 and 2 माइनस लगाया, और बी के सेट लिख दोगे 3, 4 and 5, ऐसे ही है ना, 3, 4, 5 लिख दोगे। अगर अब वो आपको बोले ए माइनस बी करें तो आप 1, 2 आपने क्या, 1 तो है ही नहीं, आपने जस्ट क्या किया 2 यहाँ से 2 भी नहीं है यहाँ पर, 1, 2 तो है ही नहीं, आपने क्या किया जस्ट 1 के सेट लिख दिए, क्योंकि आप कहेंगे कि मिस टीचर एग्जामिनर ने कहा है कि ए माइनस बी करो, जो ए के सेट बचेंगे हम वो लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। लेकिन अगर इसी जगह पर वो आपको ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करने को कहेगा तो सिमेट्रिक भी बेसिकली डिफरेंस ही है। इसका फ़र्क ये होता है जब आप इन दो एलिमेंट्स को लोगे, यहाँ मैं आपको इधर ही बता देती हूँ, अगर वो आपको ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करने को दे रहा होगा तो बेसिकली ये डिफरेंस ही होता है। इसमें हमें करना क्या होता है, हमें इन दोनों एलिमेंट्स में से माइनस करने के बाद जो दोनों के बचते हैं हमें वो ले लेने होते हैं। अब आपने देखा 1, 2 तो यहाँ से कट नहीं रहा कोई भी नहीं, तो हम सारे ही एलिमेंट उठाएंगे, इसके भी और इसके भी, रिज़ल्ट में दोनों के लिख देंगे। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 भी होता तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता, फिर हमारे पास यहाँ 1, 2 बचता और इसके 4, 5 बचते, तो हम 3 नहीं लेते, 1, 2 इसके भी लेने हैं मतलब, और इसके भी लेने हैं। ये फ़र्क होता है सिमेट्रिक में, डेल्टा जो निशान बना हुआ होता है इसमें और आम माइनस में। इसकी जगह पर अगर वो आपको कह दे कि ए बाय बी इस तरह, इसका मतलब भी यही होता है ए माइनस बी, इसमें भी जो एलिमेंट्स ए के बचेंगे वो ले रहे हैं। अगर वो सिमेट्रिक पूछ लेता है तो ये चीज़ मैट्रिक वालों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग में, लेकिन ये 9th वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ए सिमेट्रिक बी पूछ रहा है आपसे तो आपने जो ए के बचने हैं वो लेने हैं और जो बी के बचेंगे वो भी लेने हैं। अगर दोनों में से दोनों के कट नहीं हो रहे तो दोनों के उठा के लिख लेने हैं, इस तरह करना है। उम्मीद है आपको ये वाला MCQ से और भी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट हमारे पास था इफ़ अ रिलेशन गिवन, आपके पास ये जो रिलेशन है इसमें इमेजेस बतानी थी, 0, 1 है, 1, 2 है और 3, 4 है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, यहाँ पर 0, 1, 1, 2 and 3 and 4 मैंने आपसे पूछा था ना, 3 and 4। अब मैं आपको पता है जो डोमेन होता है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये वाई एक्सिस पे लाई करता है, ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है और ये वाई, ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है और ये वाई। जो फर्स्ट एक्स एक्सिस पे जो हमारे पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं वो आपके पास डोमेन होता है, और जो वाई एक्सिस पे लाई कर रही होते हैं सेकंड एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो आपके पास रेंज होती है, और रेंज को इमेज भी कहते हैं। इसलिए मैंने घुमा फिरा के थोड़ा सा सवाल दिया था, मैंने आपको कहा था इफ़ आ रिलेशन गिवन बाय आर देन द इमेजेस आर, इमेजेस पूछ ले या आपसे वो रेंजेस पूछ ले तो आपने इसके जो सेकंड एलिमेंट्स है ना, इसका 1 उठाया,
इसका 2 उठाया और इसका 4 सेकंड एलिमेंट उठाने हैं, वो रेंजेस भी होंगी और वो आपके इमेजेस भी होंगे। और जो स्टार्टिंग का है 0, 1 और 3 जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो ये भी पूछ सकता है यहाँ पर कि एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। आप कहेंगे जो वाई 0 कर रहा है, 1 कर रहा है, यहाँ से 3 कर रहा है, और वाई एक्सिस पे कौन से लाई कर रहे हैं, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, यहाँ से 4 कर रहा है। ठीक है, पहले वाले एक्स एक्सिस पर और दूसरे वाले वाई एक्सिस पर। अगर वो आपसे डोमेन पूछ लेता इसकी डोमेन क्या है, तो आप लिखते इसका आंसर 0, 1 एंड 3। फर्स्ट एलिमेंट उठाते वो आपके पास आपकी डोमेन होती है, DOM से लिखते हैं इसको। और रेंजेस पूछता है, ये इमेजेस पूछता है, तो आप सेकंड एलिमेंट उठाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपके पास डी था, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, द ऑर्डर पेयर ऑफ -4 एंड 4 लाई इन द डैश क्वाड्रेंट। इसका आंसर था सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट क्यों था। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन मैंने आपको दिया था -7 एंड 4, 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे। तो इसमें भी यही है कि फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ग्राफिकली प्रेजेंटेशन बताती हूँ किस तरह हमारे पास कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ आपके पास माइनस है, इसके पास वाई पॉजिटिव है और यहाँ आपके पास वाई नेगेटिव है, इसी तरीके से है। और बीच में ये होता है ओरिजिन पॉइंट, इसको 0 कहते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू अब आप देख रहे हो, यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर दो वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव होंगी, फॉर एग्जांपल 1 एंड 4 मैं कह दूँ, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव लाई कर रहा है और वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये दोनों इसके दरमियान आएंगी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी। और अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर, और जो चीज़ वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब एक्स माइनस का, ये देखें ये माइनस है और एक प्लस है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे माइनस लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पर जो है वो 4 लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कोई वैल्यू आपको दोनों माइनस में होती, जैसे -7 और -4 होता, तो ये आपके पास यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट होता। ये देखें इस तरह, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता अगर ये इस तरह वैल्यू होती। ठीक है, अगर कोई चीज़ दोनों माइनस का वाई हो, और फॉर एग्जांपल ये 7 पॉजिटिव होता और वाई माइनस का 4 होता, यहाँ पर वाई जो है, क्योंकि सेकंड वाली जी वैल्यू जो है वो माइनस है, वाई है और ये एक्स है। अगर इस तरह की कंडीशन होती, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता। उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी वैल्यू किस में लाई कर रही होगी। वो आपका 2 नंबर का सवाल है, मैट्रिक वालों, आपका गौर से आपने इन चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली बात सही समझ में आई होगी। बस आपने ये देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड। अब यहाँ देख भी लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपके पास हमेशा दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर आपके पास एक्स जो है वो माइनस है और वाई पॉजिटिव है, ठीक है, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट बोलता है, थर्ड में एक्स जो है वो माइनस है और y जो है वो प्लस है। तो यहाँ पर x माइनस है और y प्लस है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास y जो है वो नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है। दोनों जो है देखिए, ये भी नेगेटिव है और ये वाला y देखें ये भी नेगेटिव है। जबकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है तो वहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। देखिए y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। ये चीज़ आपने याद रखनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, सेकंड में पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, फोर्थ में पहला प्लस है, दूसरा माइनस। इस ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि ये 4 + 3 + 2 = 4 + ये 3 + 2 आपके पास ब्रैकेट में इस डैश प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ने कॉमेटेटिव कह दिया। कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी कैसे हो गई बेटा, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी तब होती जब देखें 3 + 5 = 5 + 3 होता विद रिस्पेक्ट टू, इस पर आप कहते हैं कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर वो पूछता कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो 3 / 5 कर लीजिए, ये 5/3 कर लीजिए, ये कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं इस तरह, 5 + 3 फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें और ये +4 ले लें, इसी तरीके से बराबर में 5 और इसको ले लें 3 + 4 ले लें, ऐसे इस तरह ले लें, तो ये आ जाता है आपके पास कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप एडिशन के हवाले से देखोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि इनके आंसर सेम आएंगे। देखिए 5 + 3 आ जाएगा 8,
8 में 4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 5 है, 4 में 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 और 5 कितना होता है आपके पास, 12 होता है। देखो इसको कहोगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ओवर एडिशन। तो यहाँ पर भी मैंने क्या चीज़ पूछी थी, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कंफ्यूज हो गई मैं यहाँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऊपर वाली थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। अगर वो आपसे बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ओवर मल्टीप्लिकेशन बोलें, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ होता तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती पर मल्टीप्लिकेशन होती, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से होती, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक तो होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। अगर यही चीज़ वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पूछ रहा होता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह होता है, ओवर एडिशन होता है। अब इसको मल्टीप्लाई 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो इसको यूँ हो जाएगा 5 3, और बीच में आपके पास प्लस है तो यही 5 5 से होगा इस तरह 5 × 5। ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाएं आप लोग। तो अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऐसे रहा, 5 और 3 देखो 8 हो गया ना, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके इसका रिलेशन यहाँ किया मैंने। 5 3 15 हो गया और 5 5 जो है आपके पास 25 हो गया। 25 प्रॉपर क्लास नहीं ले सकती थी, व्हाट्सएप ग्रुप की क्लास है जो मैं आप लोगों के साथ चैनल पर शेयर कर रही हूँ। 25 में 15 प्लस किया तो 40 हो गया, 5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 40 आया। दोनों के आंसर देखें इक्वल आया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ये कौन सी प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन है। अगर वो बोलता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस होता, बस ये फ़र्क था, ठीक है। ये बस ये याद रखना है आपने। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन तो होता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन होता है। उम्मीद है ये वाला सवाल आपको बड़ा ज़बरदस्त सा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला सवाल था हमारे पास 11th वाला, पाई इज़ द डैश नंबर। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई देखें, पाई बज़ाहिर अगर आपसे पूछ लेते हैं ना पाई की कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 3.14 रैंडम नंबर्स होते हैं बहुत सारे। जो आपने 3.14 जब याद किया हुआ, जो 22/7 22/7 होता है, ठीक है। याद रखें पाई जो है ख़ुद तो बज़ाहिर इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर वो रैशनल नंबर, अगर वो पाई की वैल्यू आपको दे देता है आपके पास 3.14 तो वो आपके पास रैशनल नंबर में आएगी। याद रखना है आपने ये चीज़, ठीक है। और रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनको आप P/Q में लिख सकते हो और इसमें जो है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर P आपके पास न्यूमिनेटर है और Q जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर है। ये चीज़ याद रखें। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यही चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लीजिए, जहाँ जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था पाई वाला, ये D जो है वो इर्रेशनल नंबर था, ठीक है। और अगला है ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not 0 are called the rational numbers, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है कि P/Q and Q is not equal to 0, ये रैशनल नंबर्स हैं। एक और चीज़ बताती चलूँ, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से और इर्रेशनल नंबर को Q इस तरह कॉम्प्लीमेंट लगाकर स्लैश या बार लगाकर करते हैं। ये सिंबल होता है इर्रेशनल नंबर का। और रैशनल नंबर का जो होता है वो ये। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर रैंडमली नंबर्स होते हैं, रैंडमली जो रिपीट नहीं हो रहे होते, जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे भी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। अब मैंने पूछा था एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स मैंने B-A का पूछा था, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बेटा, आपने क्या करना है, बस आंखें बंद करके ना, प्लस है तो माइनस लगा देना है, माइनस है तो प्लस लगा देना है। आपने देखा कि एडिटिव इन्वर्स B-A क्या है, तो आपने लिखा इसका हो जाएगा A माइनस का B, A पॉजिटिव हो जाएगा और B जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें B-A का एडिटिव इन्वर्स होना था A + B, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, यही बस प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस वाली साइन प्लस कर देनी है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर वो माइनस का 3 बोले एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करो तो प्लस का 3 हो जाएगा। अगर वो बोलता है आपको -4 BA का जो है एडिटिव इन्वर्स, तो आप कहेंगे +4A,
इस तरह है जस्ट। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेक्स्ट मैंने आपको दिया था, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/x + y इज़ इक्वल टू डैश, सॉरी ठीक है डैश। इसका आंसर डी ऑप्शन राइट था, x + y। कैसे? मैंने आपसे पूछा 1/x + y, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब ये चीज़ पूरी उठ के ऊपर जाएगी तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। बच्चों ने x - y लगा दिया है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x + y अगर मैं आपको देती हूँ, मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उठा घुमा के लिख देते हैं। 1 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। अब मैं अगर उसको बोलूँगा घुमा के लिख दो तो 1 ऊपर आ जाएगा और x + y सिंपल नीचे चला जाएगा। साइन क्यों चेंज होगी? साइन तो चेंज तब होगी जब हमारे पास ये एडिटिव इन्वर्स होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव में सिर्फ जस्ट उसका रेसिप्रोकल करना होता है और कुछ करना नहीं होता। हमारे पास इसका आंसर है, इसका जस्ट आंसर है x + y, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला मैंने आपसे पूछा था 15 इफ़ x इज़ द पावर ऑफ 0, जब किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 होती है वो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है राइट आंसर था। 16 वाला राइट डाउन द रेडिकेंट, यहाँ पे उसे गलती हो गई थी, ये डी है रेडिकेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ समझाती चलूँ, एक बेसिक मैंने सोचा था इस तरह बोर्ड पे बताऊँगी आपको, ताकि जगह भी होगी और तो आपको जो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। देखें, मैंने आपसे यहाँ रेडिकेंट पूछा था, इसलिए 35 आंसर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर था। रेडिकेंट क्या है? अगर मैं आपसे पूछती यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सॉर्ट क्या है या इंडेक्स क्या है, तो इसमें 4 जो है ना, ये जो ऊपर पावर दी गई है, जो 4 ऊपर दिया गई है, इसका ये इंडेक्स है और इसको ऑर्डर ऑफ सॉर्ट भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ SURD, ठीक है। इसको ऑर्डर ऑफ सॉर्ट भी कहा जाता है। और जो रेडिकल, ये रेडिकल साइन होता है, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। और इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होता है वो रेडिकेंड कहलाता है। रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होगा वो रेडिकेंड होगा और उसके ऊपर जो भी पावर होगी, जो लिखा हुआ होगा 4, 3, 2 वॉटएवर, या आपके पास इंडेक्स होगा या ऑर्डर ऑफ सॉर्ट भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट था। अगला देख लीजिए, आपके पास 17 वाला, इसका ऑप्शन जो है बी राइट था और 18 वाले का ऑप्शन सी राइट था। मैं इन दोनों को सॉल्व करके बताती हूँ कि इसका आंसर कैसे आता है, इसकी रैशनलाइजिंग करके इसका आंसर आता है, मैं आपको बताती हूँ। चाची बेटा ये देखें, अब ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो हमारे पास √a कैसे आया, इसकी हमने की रैशनलाइजिंग। सेम हमने ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ रखा। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा a√a, और इसको जब दो, आपको पता है जब पेयर बन के एक ही ब्रैकेट में आता है ना, तो ये रूट से बाहर आ जाता है। जब सेम वैल्यू हो जाती है ना, पेयर बन जाता है, वो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसमें से ए जो है देखें, पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ गया, इस ए से एक कैंसिल हुआ तो हमारे पास √a जो है इसका आंसर आया। 17 में √a आना था। और आपको ये कैसे आया, यहाँ पर भी देखें सेम ऐसे ही है। जब मैं इसकी रैशनलाइजिंग करूँगी तो इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में लिख दूँगी और नीचे मेरे पास आ जाएगा a√a। ये जब पेयर बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a। इस तरह a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √a। तो यहाँ शायद मैं रूट लगाना भूल गई थी, लेकिन आपने जिन्होंने किया है कॉन्सेप्ट क्लियर था, बच्चों ने बिल्कुल सही अटेंड किया है। उसका सी ऑप्शन राइट था 18 वाले का। अच्छा, अगला देख लीजिए 19 वाला है। यहाँ मैं लिख भी लूँ 1 - -1 का स्क्वायर एंड क्यूब, इसका आंसर आना था -1। आप लोगों ने कैसे किया है इसको, पहले हमने इसको देखना है अंदर राउंड ब्रैकेट को। अब आपने एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर ये माइनस है और ऊपर इवन नंबर है। अगर ऊपर इवन नंबर मौजूद होगा तो ये साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, पहले तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ ओपन करेंगे तो 1 1 जा हो जाएगा -1 और ऊपर है क्यूब। अब आप ऊपर क्या है, क्यूब है, तो क्यूब होगा तो साइन माइनस ही रहेगी क्योंकि ये इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। ऑड नंबर में साइन चेंज नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर इवन नंबर मौजूद है और ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर हो तो पावर जो है वो नेगेटिव ही रहेगी, साइन चेंज नहीं होगा। तो 1 का क्यूब होता है 1। थीटा मल्टीप्लाई करके देख लें, नहीं आएगा। 1 1 जा 1, इससे है ना मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 1 1 साइन माइनस की ही आएगी, तो माइनस का 1 जाए वो राइट आंसर है। फ्रेंड्स अब आगे देख लीजिए, आपके पास 1/25 x इज़ द पावर ऑफ 0 था, तो इसका ऑप्शन सी राइट था। 1/15 कैसे, जब आप इसमें x में 1 पुट करोगे, यहाँ देखें यहाँ पे 0 है ना, अब हमें क्या पता है, ये देखें ऐसे इस तरह है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास x की पावर 0 तो बराबर किसके होता है 1 के। 15 1 जा
15। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, इंशाल्लाह की मिस्टेक नहीं निकलेगी 1/15 तक, ठीक है। अच्छा ये देखें, आप पूरी चीज़ जो है पॉजिटिव है और ये पूरी चीज़ नेगेटिव है। जब एक साइन पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। जैसे 4x हो गया प्लस का और माइनस का 4x, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 2 रूट है और माइनस का √2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम यही चीज़ है, देखें सेम एज इट इज़ है, ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा। अगला देख लीजिए 22, इसमें आपके पास है x + 2 + √3 और x² फाइंड आउट करना है। इसका आप ऑप्शन बी राइट था, मैं आपको बताती हूँ कैसे राइट था, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें अब यहाँ पर क्या था, x इज़ इक्वल टू 2 + √3 देन x² की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब आपने क्या करना है, इस गिवन है तो हमने द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, a² + 2ab + b²। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, आपने इसे पुट कर देना है। देखो a² + 2ab, कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह ब्रैकेट बना के क्या करें, a में a रख दें, b में b रख दें। यहाँ a अब बराबर किसके हैं, यहाँ पे ऊपर 2 के, 2 आया, यहाँ भी 2, यहाँ √3, यहाँ भी √3। ये रूट इसको कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 ज़ा 4, 4√3 और यहाँ बचा 3, ये दोनों एक जैसे प्लस कर दें 7 हो जाएगा और ये 4√3 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 और ये 3 हमने प्लस कर दिया, 7 हो गया, ये 4 ऐसे ही रहा 4√3। तो उसका ऑप्शन जो है वो था बी राइट आंसर था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 23 वाला, मैंने आपको कहा था इस तरह यूनियन इंटरसेक्शन और इस तरह देखें। ये मैंने आपको जो है वो सैम्पल्स के ज़रिए कहा था कि आप बताएं किसके इक्वल है, ठीक है। हमें कैसे करना है इसका सवाल को देखें, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर मैंने यहाँ बताया था वेयर U इज़ यूनिवर्सल सेट एंड नल जो है वो एम्प्टी सेट है। आप कोई भी सेट रख कर देख लेंगे किसके इक्वल है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट 1 2 3 एंड 4 रखें, इसमें इंटरसेप्ट और ये एम्प्टी सेट रखिए, इन दोनों में कॉमन निकालें। कोई कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना, कि इसके बराबर होगा एम्प्टी के, तो यहाँ आना था एम्प्टी सेट, याद रखें ऑप्शन बी आना था यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरसेप्ट की जगह पे यूनियन होता ऐसे, तो बताएं क्या आता। यूनियन में क्या होता है, दोनों के सेट ले लेते हैं सीरियल वाइज ना, ये होता है 1 2 3 एंड 4 सेट। मैंने एग्जांपल रखी, कोई भी रख सकते हैं, आप देख सकते हैं अभी एम्प्टी ही आना था। यू रखेंगे तो देखें यू का अपना ही सेट आ जाएगा, ठीक है। यूनियन होता तो यू लिखते, और अगर इंटरसेप्ट था तो एम्प्टी सेट आना था, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास लॉ एक्स की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करना है। चलें देखें, बहुत इजी है, मैंने बहुत दफ़ा इस क्लास में बता चुकी हूँ आप लोगों को। बेस एक्स है, ये आपके पास पावर है और ये 49, इस तरह ब्रेक करना है। देखें अब आपके पास ये 49 है, 49 को 7 को 2 टाइम अगर मैं का स्क्वायर लूँ तो 49 आता है, बिल्कुल आता है। देखिए अब आपकी बेस जो है यहाँ पे पावर जो है सॉरी आपकी जो है सेम हो गई है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, उसको निगलेक्ट कर देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 7 के। बच्चे क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं जो ऊपर पावर है वही आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है बेस सेम हुई है, पावर सेम हुई है, तो हमने x7 लिया। अगर हमारे पास हमारी बेस सेम होती ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे दोनों 7 हो जाते, ऊपर इस तरह वैल्यू आती, तो फिर हम ऊपर वाली वैल्यू को उठाते। ये चीज़ देखनी होती है। एक्सपोनेंट सेम है, ये पावर सेम है, इसमें मैंने डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ पहले और आप लोगों को बहुत दफ़ा समझाया है। इसका राइट आंसर 7 था ये, ठीक है। करेक्टरिस्टिक बताना है इसका है 485.0। आपने इसका करेक्टरिस्टिक बताना है कि क्या द डेसिमल नीड्स टू बी मूव 2 प्लेसेस। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जब इस तरफ 1 और 140 पॉइंट ये देखिए 485.0, ये 1 और ये 2 इस तरफ चला जाएगा जब ये, तो इसके ऊपर ये आ जाएगा 2। और अगर इस तरह होता, इस तरह 1 2 एंड 3, यहाँ तक आने में इसको कितनी जगह लगती, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो 3 आता ऐसे यार, ठीक है। अच्छा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था द करेक्टरिस्टिक ऑफ 0.7530 क्या है, उसका आना था 1 माइनस या 1 बार या 1 कैप लगा के इस तरह। अगर ये ऐसा होता देखें, बस ये अपने दिमाग में बैठाना है। अगर 1 0 है ना, करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, ज़ाहिर है 1 इसमें 1 माइनस आएगा, मूव करेंगे इसको 1 प्लेस, इस पर 1 माइनस आ जाएगा। 3 0 हैं, तो आपने ये दिमाग में बैठा। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, नहीं सेट करना आता,
एक ज़ीरो है 1 बार, 3 है काउंट कर लीजिएगा, 3 है तो 3 बार, 2 ज़ीरो है, पॉइंट जाए इधर लगाओ इधर लगाओ, 2 है तो 2 बार। ये चीज़ याद रखना है, देखें ना, ठीक है, ये चीज़ अपनी याद रखिएगा, ठीक है बेटे। 2 ज़ीरो हैं तो 2 बार, ये 2 माइनस एक ही चीज़ है, इस तरह लगा देंगे, कैप लगा देंगे, ये लगा दीजिए ज़्यादा बेहतर। अच्छा जी, 3 है तो 3 बार, 1 है तो 1 बार, ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक टू एड टू 6a स्क्वायर प्लस 6ab टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट देखिए, अब इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए। अब देखो ऑप्शन के हुए हैं, वैसे आपने इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है, a² प्लस 2ab प्लस का b²। अगर ये हमारे पास 4a होगा तभी तो 16a² आया होगा, इसका मतलब 20 की टर्म दे दी है इन्होंने हमें, ये नहीं पता यहाँ क्या आएगा। अब आपको पता है यहाँ जो a होता है तो यहाँ भी a रखते, a रख लिया। अब यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, b गिवन है, इसका मतलब यहाँ तो b नहीं है तो यहाँ एक तो b होगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा ना इसमें। अब देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ का मैंने b रखा है क्योंकि यहाँ b है, इसका मतलब यहाँ b रहा है तो यहाँ भी b होगा। b का स्क्वायर क्या होता है, b² होता है। 4a का स्क्वायर हो गया 8a², इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 8ab। देखें 20 की वैल्यू भी गिवन थी, ये वाली वैल्यू भी गिवन थी, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, गलती हो गई यहाँ, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ b का स्क्वायर b होगा। अब आपने 2 4 जा 8 और 8 वेरिएबल्स आपस में ऐड कर लें। देखें अब ये चीज़ भी गिवन थी, ये चीज़ भी गिवन थी, लेकिन ये चीज़ गिवन नहीं थी, तो उन्होंने पूछा व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो b² जो है इसमें परफेक्ट स्क्वायर को जब ऐड किया जाएगा तो ये एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो आंसर इसका था सी ऑप्शन, b², ठीक है। अगला वाला है, इफ़ 8a² b एंड 12ab² देन द एलसीएम क्या होगा इसका, ये मैं आपको बता दूँगी यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले तो फैक्टर्स बना लें, ये 8 है ना, जैसे हम फैक्टर्स बनाया करते थे जब आप कोई भी छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए। 8 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया a²। अब हमें इसको इस तरह ब्रेक करना है नीचे वाले को देखकर, नीचे वाले के पास a² है नहीं, अगर a² होता तो मैं कोशिश करती इसको a² की ही लिखती, लेकिन नीचे a है तो मुझे इसको 2 टाइम जो है ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे। अब नीचे देखो ये b है, b ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका देख लीजिए, ये आपके पास है 6 12, तो 2 2 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ भी a है और b² है तो b इंटू b, ऐसे मैंने ब्रेक कर लिया। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, इसमें क्या ये कॉमन आ रहा है, एक इसमें ये कॉमन है, एक इसमें ये कॉमन है और एक इसमें ये कॉमन है। एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है, पहले कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से देखें। कॉमन फैक्टर 2 है, ये 2 आया और ये वाला a आया। और अनकॉमन फैक्टर कौन सा जो कॉमन नहीं थे, एक 2 है, एक 3 है, यहाँ से एक a है और एक b है, a है और b है। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4a हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ab। अब एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। बच्चे अमूमन इन सवालों में गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन, कॉमन फैक्टर आया है 4a और अनकॉमन फैक्टर आया है 6ab। तो 6 2 जा 4 जा 24, a हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा b। तो आपका आंसर आना था 24ab का स्क्वायर। तो नोट डाउन कर लिया करें, इसका राइट आंसर जो था वो बी ऑप्शन था, ये देखिए ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं यहाँ पर, 28 हम कर चुके हैं। अब आई थिंक वीडियो जो है वो हमारी लेंथी होती जा रही है, मैं इसका पार्ट बी बना लेती हूँ। तो आप इसमें आप बाकी की जो क्वेश्चन है वो आप पार्ट बी में देखिएगा। इंशाल्लाह उसको कोशिश करूँगी कि सारा मटेरियल जो है उसके अंदर ही समझाने की कोशिश करूँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।